हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मुझे आशा है कि आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद और शेयर भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने अपने फोर्थ प्रिंसिपल में बात की यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता, उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा अ सिंगल बॉस गिव्स द ऑर्डर टू हिज सबॉर्डिनेट्स एंड सबॉर्डिनेट्स डन हिज वर्क इन इफिशिएंट मैनर। तो ऐसे ही अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अपना फिफ्थ प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता। इन विच प्रिंसिपल मेन टॉपिक इज वन हेड वन प्लान, मतलब कि एक मुखिया होना चाहिए एक प्लान का फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए जैसे हमारी फर्म में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट एंड एक्सेट्रा, और बहुत कुछ हो सकता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। इन सारों का काम अलग अलग होता है। तो ये हमारी फर्म के लिए क्या है? ग्रुप्स हैं। और इसमें इन्होंने कहा कि जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें एक हेड होना चाहिए, मतलब कि प्रत्येक ग्रुप का एक बॉस होना चाहिए और वो बॉस अपने उस ग्रुप के लिए कुछ प्लान करे, एक टारगेट लेके चले और वो अचीव करे उस गोल को इन द सेम ऑब्जेक्टिव। मतलब कि जो हमारे फर्म का एक ऑब्जेक्टिव है, फर्म का उद्देश्य जो है, फर्म की रैपो जो है उसको इंक्रीज़ करे। लेकिन इन सारे ग्रुप्स का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? एक ही होना चाहिए कि वो अपनी फर्म को आने वाले सालों में अच्छा प्रॉफिट गेन करवा सके। हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर टुगेदर, मतलब एक ग्रुप से रिलेटेड जितने भी काम है वो सब क्या होने चाहिए? इकट्ठे होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ ग्रुप। एक ग्रुप के लिए एक प्लान होना चाहिए। जैसे कि टीचर का क्लास में हम मान सकते हैं कि ये क्या प्लान होता है कि वो जो भी टीचर चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर सभी बच्चे अच्छे ढंग से समझें और अपने एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए उनको अच्छे से स्टूडेंट सोल्व कर सके, हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक टीचर का अपने अपने सब्जेक्ट में यही उद्देश्य होता है। एंड देयर शुड बी वन मैनेजर, और ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट में एक मैनेजर होता है टू कंट्रोल दैम, मतलब कि वो अपने सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऐसे ही टीचर अपने क्लास में जब पढ़ा रहे होते हैं, अगर कोई बच्चा वेल डिसिप्लिन में नहीं है तो उसको डिसिप्लिन में रखना और पूरी क्लास को अच्छे से टीच करना, और टीचर का गोल होता है कि जो वो पढ़ाए वो सारों को अच्छे तरह से समझ आए। ये होता है एक टीचर का गोल। ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है कि जो एक मैनेजर है एक एक्टिविटी का, जैसे मान लीजिए सेल मैनेजर है, सेल मैनेजर का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने सेल्स टारगेट को अच्छे से अचीव करे, सेल्स को बढ़ाए, ताकि आने वाले सालों में उसको क्या हो, उसकी फर्म को अच्छे से प्रॉफिट हो। तो आइए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एन ऑटोमोबाइल कंपनी इज़ मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट्स, कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी दो प्रोडक्ट्स बनाती है, स्कूटर और कार। मतलब कि जो कार है और स्कूटर है इनके दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उस कंपनी में, और प्रत्येक कंपनी के दो अलग अलग मैनेजर हैं। हैंस हैव टू डिविजन्स, इनके दो डिपार्टमेंट है जैसा मैंने आपको कहा। एज ईच प्रोडक्ट, जैसा कि प्रत्येक प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओवन मार्केट, जैसे कि स्कूटर के जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केट्स अलग है, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कार के जहाँ प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ नहीं अवेलेबल होते, और जहाँ कार के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वहाँ स्कूटर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते। इसलिए हमने कहा कि ईच प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओवन मार्केट, उनका एक अलग अलग बाजार होता है। एंड प्रॉब्लम देयरफॉर, और यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है? ईच डिवीज़न मस्ट हैव इट्स ओन टारगेट, यहाँ पर प्रत्येक डिपार्टमेंट का क्या है? अपना अपना अलग टारगेट है। मतलब स्कूटर डिपार्टमेंट वाले क्या कहते हैं कि उन्होंने आने वाले टाइम में कितनी सेल्स बढ़ानी है, क्या उनका प्राइस होगा और उनकी फर्म को आगे चल के स्कूटर से क्या प्रॉफिट होगा। ऐसे ही कार डिपार्टमेंट्स के अपने टारगेट्स अलग होते हैं। नाउ ईच डिवीज़न मस्ट प्लान इट्स टारगेट, इसलिए प्रत्येक जो डिवीज़न या डिपार्टमेंट होता है वो अपने प्लान्स करता है, अपने टारगेट प्लान करता है एज़ पर द एनवायरनमेंट, जैसा कि बाहरी, मतलब बाहर जैसा कि उनको नीड होती है, जैसे कस्टमर्स को नीड होती है उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करता है और कस्टमर्स को हैप्पी करता है ताकि उनके सेल्स बूस्ट हो। कंडीशन टू गेट बेटर रिजल्ट, ताकि वो फ्यूचर्स में अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे हमारा यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसके पढ़ते हैं पॉजिटिव इफेक्ट और वोलाइटिंग इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है?
एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड। जैसे कि मान लीजिए अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक संगठन या डिपार्टमेंट को अलग अलग करते हैं और वहाँ पर वन हेड और वन प्लान रूल अप्लाई कर देते हैं, तो ईच डिपार्टमेंट के जो उनके मैनेजर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं और वो अपने काम को अच्छे ढंग से पूरा करते हैं। इसलिए हमें क्या मिलता है, स्पेशलाइजेशन की एडवांटेज मिलती है। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो हमारे संगठन है उसको कुशलता उसकी इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि सब काम अच्छे से होगा और सब डिपार्टमेंट अपना अच्छे से काम करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो उसकी रैपो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ईजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, हम अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू यूनिटी ऑफ एक्टिविटीज़, ये प्रत्येक एक्शन और प्रत्येक यूनिटी के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन सहयोग की भावना उत्पन्न करता है। वो लाइटिंग इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट इसके क्या है, हमें स्पेशलाइजेशन के एडवांटेज उपलब्ध नहीं होंगे। डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स और डिफ़िकल्टी इन अचीविंग द कोऑर्डिनेशन, समन्वय की भावना स्थापित हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब प्रत्येक संगठन अलग अलग और कोऑर्डिनेशन की भाव नहीं रखेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इनका यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में मेन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम टूल किट से पढ़ते हैं। इन दिस कनेक्शन फ्यूल फील्स दैट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। फ्यूल क्या कहता है, फ्यूल कहता है अगर हमने अपने संगठन को अच्छे से चलाना है तो उसके लिए हमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का पालन करना होगा, क्योंकि यह सारा काम एक ही मैनेजर के अंडर नहीं हो सकता। इसलिए हम प्रत्येक वर्क को उनके डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देंगे और उन ग्रुप्स का एक हेड नियुक्त कर देंगे और वो हेड अपने डिपार्टमेंट का एक प्लान तैयार करेगा। वो जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उनके प्लान का मोटिवेट और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेन गोल को अचीव करना। वाइल द यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता क्या कहते हैं, इज इम्पोर्टेंट टू इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। आदेश की एकता से क्या मतलब है, आदेश की एकता से मतलब है कि हम एम्प्लॉयज़ को कुशल बना सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमने सबसे पहले सारे डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए और वहाँ पर एक एक हेड नियुक्त किया। ऐसे ही उसी डिपार्टमेंट के हेड के अंडर में जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो एक ही बॉस का अगर ऑर्डर लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इफ़िशियंस हो जाएंगे, उनके कार्य में क्या आएगी, कुशलता आएगी। और आइए हम यहाँ से पढ़ें। यहाँ से क्या कहता है, इट इज़ नेसेसरी टू डिस्कस बिटवीन मीनिंग ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यह बहुत आवश्यक है पढ़ना कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स डैट देयर शुड बी ओनली वन मैनेजर। आदेश की एकता हमें क्या कहती है कि हमारे ऊपर केवल एक ही मैनेजर होना चाहिए एक समय में, टू गिव कमांड एन एम्प्लॉय। किसी भी कर्मचारी को कोई भी कमांड देने के लिए उस एक समय में एक ही एम्प्लॉय होना चाहिए। वाइल द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जबकि निर्देश की एकता क्या कहती है, मीन्स डैट देयर शुड बी ओनली वन मैनेजर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। और आदेश की एकता क्या कहती है कि एक मैनेजर होना चाहिए कंट्रोल करने के लिए उन सभी क्रियाओं को जो एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई हैं। जैसे सेल्स का है, उसके लिए हमें एक सेल्स मैनेजर ही चाहिए और वो ही क्या करेगा, वो ही सारों के ऊपर कंट्रोल करेगा। ये देखिए अब यहाँ पे ये 2 नंबर में भी पूछा जाने वाला डिफरेंस है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। मीनिंग तो जैसे आप पढ़ ही चुके हो पहले, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दूँ। एवरी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन मैनेजर एट ए टाइम, ही शुड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मैनेजर अलोन। यहाँ पर केवल एक ही मैनेजर एक समय में अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकता है और इसलिए जो सबॉर्डिनेट्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं किसके लिए, उस मैनेजर को अकाउंटेबल होने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहती है कि ऑल एक्टिविटीज़ हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव, एक समान उद्देश्य वाली जितनी भी क्रियाएं हैं शुड बी कंप्लीटेड अंडर सुपरविजन ऑफ वन पर्सन, वो सब एक ही व्यक्ति के अंडर सुपरविज़न में कंप्लीट होनी चाहिए। देयर शुड बी वन प्लान फॉर एक्शन, और उन क्रियाओं को पूरा करने के लिए एक ही प्लान होना चाहिए उन सभी क्रियाओं को। एम, इनका उद्देश्य क्या होता है, इट प्रिवेंट्स ड्यूल सबॉर्डिनेशन। इसमें क्या होता है कि सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं उनकी इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ करना। और इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब है ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग का मतलब है कि जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ चढ़ कर कंप्लीट करना, ताकि प्रत्येक डिपार्टमेंट अपना कार्य अच्छे ढंग से कर सके और आने वाला जो हमारा मेन गोल है वो अच्छे से क्या हो सके, अचीव हो सके।
इम्प्लीकेशंस होता है निहितार्थ का मतलब कि इनके अंदर क्या अर्थ छुपा है। इट इफेक्ट द इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ये एक अकेले कर्मचारी के लिए है क्योंकि ये उनकी कुशलता बढ़ाती है। इट इफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये पूरे संगठन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आई होप आप यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ने के बाद समझ ही गए होंगे कि आदेश की एकता से क्या अभिप्राय है और निर्देश की एकता से क्या अभिप्राय है। आदेश की एकता एम्प्लॉयज़ के लिए है, एक एम्प्लॉय की इफ़िशेंसी को बढ़ाने के लिए है, जबकि निर्देश की एकता संपूर्ण संगठन के लिए है और संगठन के टारगेट को अच्छे से अचीव करने के लिए है। इसमें क्या है, इसमें केवल एक मैनेजर होता है और वो ही अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देता है जिससे उनकी इफ़िशेंसी इंक्रीज़ होती है। यहाँ जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और प्रत्येक ग्रुप को वन हेड वन प्लान का टारगेट दिया जाता है ताकि वो सब चल के अपने प्लान से एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो कंप्लीट कर सके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।